डिप्टी अटॉर्नी जनरल राजा खालिद इस वक्त जियो न्यूज के साथ लाइन पर मौजूद हैं। उन्होंने अपने ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान किया, उन्हीं से हम बात करेंगे। राजा खालिद साहब, क्यों आप इस्तीफा दे रहे हैं, क्या आपके तहफुजात हैं? जी, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क के साथ है और बदतरीन हुआ है। ऐसा हुआ है कि जो शायद किसी भी डिक्टेटर के दौर में वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन किसी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा ना तो पाकिस्तान की तारीख में हुआ। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा भी इससे महफूज रखे और हम किसी इस तरह के बुरान से गुजरे। जो इस वक्त हमारी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट, तो हेडेड बाय इमरान खान, उन्होंने पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के कानून के साथ जो खिलवाड़ किया। ठीक है राजा खालिद साहब, कुछ ऐसी भी इतलात आ रही है कि अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है, तो आपके पास कुछ मालूमात है इससे मुताल्लिक? मेरे पास मालूमात तो नहीं है, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब को मैं जाती तौर पे जानता हूँ अच्छी तरह से। वो बड़े कानून के पासदार हैं, रहे हैं। माजी में गुज़श्ता एक माह में जो फेडरल गवर्नमेंट अपनी तरफ से गलतियां करवा सकती थी उनसे भी करवाती रही, लेकिन उससे पहले उन्होंने बड़ा उनका फेयर स्टैंस होता था कोर्ट्स के सामने, जिससे एक्नॉलेज करती थी कोर्ट्स, वो चाहे हाई कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स ऑफ द कंट्री हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, तो बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं। तो मेरे ख्याल में जब उनसे गलत मामलात पे गलत कानूनी राय जो हुकूमत को फेवर कर रही होती थी वो मांगी जाती थी, तो उस वक्त कर देना चाहिए था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि एक राजा खालिद साहब ये बताइएगा कि जी राजा खालिद साहब, आप और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद साहब इस मामले पर ऑन बोर्ड नहीं थे? क्या हुकूमत ने इस मामले में आपसे मशावरत की थी कि ये कदम उठाया जा सकता है? स्पीकर जी नहीं, कतन नहीं, मुझसे तो कतन नहीं किया। अटॉर्नी जनरल साहब के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, हमसे तो नहीं किया, और शायद ये उनके अटॉर्नी जनरल साहब के लेवल की बात थी, उनसे किया जाना चाहिए था। आई डोंट नो वेदर ही वाज ऑन बोर्ड और नॉट। ठीक है राजा खालिद साहब, हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो आपसे बात करेंगे। जी ठीक। हामिद मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। राय साहब, ये बताइए कि ये क्या आप उस वक्त थे कोर्ट में, आप मौजूद थे जब अटॉर्नी जनरल साहब ने सुप्रीम कोर्ट को इस हवाले से बताया था कि तहरीक अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत पेश की गई है और इस तहरीक अदम एतमाद में वोटिंग हर सूरत में होगी और किसी भी रुकन को वोटिंग से नहीं रोका जाएगा? जी मैं मौजूद था, जी मीर साहब मौजूद था उस दिन। तो ये बताएं कि अब अगर अटॉर्नी जनरल ने एक यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट को करवाई, आप वहां पे मौजूद थे, और अब अगर उस यकीन दहानी पे अमल दरामद नहीं हुआ तो जो स्पीकर कासिम साहब ने जो इकदाम किया है, आपके ख्याल में उसकी क्या हैसियत है? मीर साहब, ये स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब का जो इकदाम है, इट इज टोटली इन वायलेशन ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर की विम्स, उसकी विशेज, उसकी ख्वाहिशात और उसकी मर्जी के मुताबिक हुआ। ये कतन कानून या आइन के ताबे हुक्म नहीं था या उसकी ऑब्जर्वेशन या रूलिंग नहीं थी। तो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विच इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो वो एक्शन लेंगे। सो मोटो नोटिस उन्हें लेना चाहिए। मेरे नॉलेज में नहीं, कोई खबरें चल रही हैं कि शायद उन्होंने ले लिया या जिस तरह भी। अच्छा राय साहब, जी सर। राय साहब, ये बताएं कि अगर आप समझते हैं कि डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का इकदाम गैर आईनी है, तो उसी इकदाम के बाद वजीर आजम पाकिस्तान ने असम्बलियां तहलील करने का ऐलान किया और फिर सदर पाकिस्तान ने असम्बलियां तहरीर करने का ऑर्डर जारी कर दिया, और उसके बाद वजीर आजम साहब को नए वजीर आजम के इंतखाब तक उन्हें अपना काम जारी रखने की उन्होंने हदायत कर दी है। ये सारा जो है क्या ये आइन के मुताबिक है? ये कतन इट इज एब्सोल्युटली इन डेरोगेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये एब्रोगेशन हुई है। मीर साहब, आप माशाल्लाह बहुत सीनियर, जादीदा और इस मुल्क के सफ़े अव्वल के साफी हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि तारीख में मेरे ख्याल में जो भी इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, हमें डेमोक्रेसी यानी फुल फ्लेज हमें नहीं मिल सकती। अगर ये एब्रोगेशन है राजा साहब, अगर ये एब्रोगेशन है तो एब्रोगेशन का लफ्ज आर्टिकल 6 में लिखा हुआ है, तो एब्रोगेशन का मतलब है ये आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल, मैं आई एम ऑफ द कंसिडर्ड व्यू के उनका केस आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन के अंदर आता है। नहीं तो ये मुल्क खिलवाड़ बन जाएगा, आइन एक मजाक बन के रह जाएगा और इस किताब के मुताबिक नहीं बल्कि लोग अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक मुल्क चलाने की कोशिश करेंगे।
अच्छा राजा खालिद साहब। जी सर। जी मीर साहब। जी शहजाद बात कर रहा हूँ जी। राजा खालिद साहब हमारे साथ हामिद मीर साहब, शहजाद इकबाल साहब, इरशाद भट्टी साहब और शाहजेब खानजादा साहब भी मौजूद हैं। शहजाद इकबाल आपसे बात करना चाह रहे हैं। जी शहजाद जी। राजा खालिद साहब पूछना मैं आपसे ये चाह रहा था कि अभी ये डिबेट चल रही है कि जो प्रोसीडिंग्स हैं कौमी असेंबली की, पार्लियामेंट की, उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन माजी में एक दो मिसालें मिलती हैं, तो जरा इस कार्रवाई के हवाले से बताइएगा कि क्या इसको चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि मुमकिन तौर पे ये हुकूमत का पहला डिफेंस होगा कि कार्रवाई जो है वो चैलेंज नहीं की जा सकती सुप्रीम कोर्ट में। देखिए ना, इससे पहले आपके सामने 17वीं तरमीम आपके सामने है कि वो चैलेंज की गई और उसे अमेंड करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और 18वीं तरमीम की सूरत में वो अमेंड होकर सामने आई। काफी सारी मिसालें ऐसी मिलती हैं, लेकिन जहां पे ब्लेटेंट वायलेशन हो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसकी एब्रोगेशन हो और रूल्स या कानून को इस तरह से सुपरसीड किया जाए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इसलिए कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये जो सबज किताब है, यही कोड ऑफ कंडक्ट है इस मुल्क के लिए। उसके मुताबिक अगर मुल्क नहीं चलाया जा सकता तो मुल्क ज़ाहिर इंटैक्ट नहीं रह सकता। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे यकीनन कार्रवाई करेगी और इस सारी कार्रवाई को नल एंड वाइड करार देगी। और मेरे ख्याल में, मेरी जाती राय ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, इट इज डीम्ड टू बी पेंडिंग बिफोर दी Speaker of the National Assembly or Speaker of the National Assembly is directed to proceed further.